हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साइको। लास्ट क्लास में हमने माइक्रोस्कोप एंड स्टेरिलाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस किया। आज की क्लास में हम डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक्स और बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टेनिंग के साथ। तो अगर हम बात करें स्टेनिंग, तो स्टेनिंग क्या है कि ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी माइक्रोस्कोपिक इमेज या फिर हम बोल सकते हैं जितने भी हमारे बैक्टीरियाज हो गए, वायरस हो गए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं या फिर कलरलेस होते हैं। तो उनको क्या है, हम प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, स्टेनिंग का यूज करते हैं। स्टेन करके उनके जो इमेज है उनको या फिर उनके जो कॉन्ट्रास्ट है उसको इनहेंस करते हैं और देन हम उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। अब क्या करेंगे, जब भी हम किसी स्लाइड को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे तो क्या होगा, वो स्टेन हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, कलरफुल हो जाएगा तो हम उसको इजिली विजुअलाइज भी कर सकते हैं और उसकी स्टडी को भी प्रॉपर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे डाई और स्टेन होते हैं उन्हीं का हम यूज करते हैं स्टेनिंग में। ठीक है, जिससे हम बायोलॉजिकल टिश्यूज हो गए या फिर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, उनका प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करते हैं और उनको उनकी स्टडी को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें स्टेनिंग की, तो स्टेनिंग के तीन टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। पहला है सिंपल स्टेनिंग, दूसरा है डिफरेंशियल स्टेनिंग और थर्ड वन है हमारे स्पेशल स्टेनिंग। अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन, हम डिफरेंशियल स्टेनिंग का ही यूज करते हैं स्टेन करवाने के लिए। अगर हम बात करें सिंपल स्टेनिंग, तो सिंपल स्टेनिंग में भी हमारे दो टाइप्स आ जाते हैं, पॉजिटिव स्टेनिंग एंड दूसरा है हमारा नेगेटिव स्टेनिंग। वहीं अगर हम बात करें डिफरेंशियल स्टेनिंग, तो उसमें हमारा ग्राम स्टेनिंग के अंदर भी हमारा ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग एंड देन ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग आ जाता है और लास्ट आ जाता है हमारा डिफरेंशियल स्टेनिंग में एसिड फास्ट स्टेनिंग। वहीं स्पेशल स्टेनिंग की बात करें तो इसमें हमारा कैप्सूल स्टेनिंग, फ्लैजेला स्टेनिंग और एंडोस्पोर स्टेनिंग आ जाता है। अब अगर हम बात करें सिंपल स्टेनिंग, तो सिंपल स्टेन नाम से पता चल रहा है, यानी कि इसमें एक सिंगल डाई का या फिर स्टेन का यूज करते हैं हम स्टेनिंग के लिए। ठीक है, जो भी हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कलर प्रोवाइड करेंगे उसके लिए एक सिंगल जो स्टेन है या फिर एक सिंगल कलर का यूज करते हैं, डाई का यूज करते हैं। यानी कि जब हम स्टेन करेंगे सिंपल स्टेन, तो जितने भी बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, अब मान लो एक स्लाइड में आपने किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करी या फिर आपने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख रहे हो, तो वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही कलर के होंगे। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंशियल स्टेनिंग की बात करें तो वहां पे क्या होगा, हम डिफरेंट डाई का, एक से ज्यादा डाई का यूज कर सकते हैं। यानी कि सारे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, तो अगर बात करें सिंपल स्टेनिंग, तो हमने पहले ही पढ़ा, सिंपल स्टेनिंग में क्या कर रहे हैं, हम सिंगल डाई का यूज कर रहे हैं बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए और उसकी इमेज को प्रोड्यूस करवाने के लिए। वहीं हमने बात की कि जो सिंपल स्टेन होता है वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव स्टेनिंग एंड दूसरा हमारा नेगेटिव स्टेनिंग। पॉजिटिव स्टेनिंग की बात करें तो जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो कलर्ड होंगे, ठीक है, लेकिन एक सिंगल कलर होंगे। लेकिन नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो तो विदाउट कलर होगा, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो क्या होगा, कलरफुल होगा। यानी कि जो भी हम स्टेन यूज कर रहे हैं वो बैकग्राउंड पे होगा, ना कि बैक्टीरिया में। लेकिन अगर हम बात करें सिंपल स्टेनिंग की, तो सिंपल स्टेनिंग को हम पॉजिटिव स्टेनिंग भी बोलते हैं और साथ में हम मोनोक्रोमिक स्टेनिंग भी बोलते हैं। सिंपल स्टेनिंग की बात करें, मोनोक्रोमिक का मतलब क्या है, मोनो मीन्स एक एंड क्रोम मीन्स कलर। तो यानी कि इसमें क्या एक सिंगल कलर का यूज हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको मोनोक्रोम भी बोल दिया और साथ में हमने इसको पॉजिटिव स्टेनिंग भी बोला। तो सिंपल स्टेनिंग अगर पूछी जाए तो हम इसको मोनोक्रोमिक और पॉजिटिव स्टेनिंग बोल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें डिफरेंशियल स्टेनिंग की, तो डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा डाई का यूज कर रहे हैं स्टेनिंग के लिए। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया को अलग अलग कलर के डाई से स्टेन कर सकते हैं और उसका कॉन्ट्रास्ट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। हमने पढ़ा कि जो डिफरेंशियल स्टेनिंग होते हैं उसके भी टू टाइप्स थे, पहला था ग्राम स्टेनिंग और दूसरा था एसिड फास्ट स्टेनिंग। अब सबसे पहले अगर हम ग्राम स्टेनिंग की बात करें, तो ग्राम स्टेनिंग भी हमारे बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग होती है। यानी कि क्योंकि हमारे पास कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, सेल वॉल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकोजन की बनी होती है। ठीक है, और क्या होती है, साथ में थिक होती है, मोटी होती है। ठीक है, आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो भी किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोजन की। लेकिन वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा थिन होती है, पतली होती है। ठीक है, इसी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से हैं।
तो जब भी हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमेशा आपको कैसे शो होंगे, या तो ब्लू या पर्पल कलर के, वहीं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो आपको पिंक या रेड कलर के दिखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होंगे? स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेप्टोकोकस पायोजेनस और साइनोबैक्टीरिया डिप्टीथीरिया। वहीं अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तो वो कौन से हो जाएंगे? निजेरिया मेनिनजाइटिस, इश्चीरिया इकोलाई, सुडोमोनास ओरियोजिनस। ठीक है, तो ये कहते हैं हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल थे। अब नेक्स्ट टाइप था हमारे डिफरेंशियल स्टेनिंग का, दैट इज एसिड फास्ट स्टेनिंग। अब एसिड फास्ट स्टेनिंग की बात करें, अब कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं हमारे नॉर्मल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम बैक्टीरिया या फिर जो हम स्टेन यूज कर रहे थे उनसे स्टेन ना होकर एसिड फास्ट स्टेनिंग से ही स्टेन हो पाते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनकी जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो अदर हमने स्टेनिंग के मेथड पढ़े थे उनसे स्टेन नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कहते हैं वैक्स जैसी होती है। ठीक है, वैक्स जैसी होगी, साथ में कैसी होगी? इम्परमेबल, नियरली क्या होते हैं? इम्परमेबल होती है, और साथ में इसमें हमारा मायोक्लोनिक एसिड, लार्ज अमाउंट ऑफ फैटी एसिड और साथ में वैक्स और कॉम्प्लेक्स लिपिड प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी ये सब चीजें होंगी या फिर जो बैक्टीरिया हो गई उसकी वॉल वैक्स जैसी होगी तो क्या होगा? स्टेन उनके अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है, तो जो भी बैक्टीरिया होगा या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एसिड फास्ट स्टेनिंग का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं जितने भी हमारे एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म हो गए उनको स्टेन करने के लिए हम एसिड फास्ट स्टेनिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? वैक्स जैसी होगी, और साथ में नियरली इम्परमेबल और मायोक्लोनिक एसिड की बनी होगी, उसमें कुछ वैक्स लिपिड कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें एसिड फास्ट स्टेनिंग, इसमें भी हमारे दो बैक्टीरिया ग्रुप आ जाता है। पहला है एसिड फास्ट बैक्टीरिया और दूसरा है नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। मेनली जो हमारा एसिड फास्ट स्टेनिंग है वो हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को, यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, उसको स्टेन करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें एसिड फास्ट स्टेनिंग तो सबसे पहले पॉल एरलिच ने एसिड फास्ट स्टेनिंग को यूज किया था, और उसके बाद इसको मॉडिफाई किया दो साइंटिस्ट ने, जेलिना लेंसल ने, इसलिए इसको उसके बाद जेडन स्टेन भी बोलने लगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें एसिड फास्ट स्टेनिंग की तो इसमें क्या होता है? हम जेलिन नेल्सन स्टेन का ही यूज करते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम से ही क्या पड़ा? एसिड फास्ट स्टेनिंग को हमने बाद में जेडन स्टेनिंग भी बोला। ठीक है, अब जो जो हमारे एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वो तो कैसे अपीयर होंगे? आपको रेड कलर के, और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो आपको ब्लू कलर के अपीयर होंगे। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन से और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन से। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं और साथ में हमारे जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम बात करें एसिड फास्ट बैक्टीरिया तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई हो गया और माइकोबैक्टीरियम ओवियम हो गया, ये सारे ही हमारे एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। वहीं अगर हम बात करें नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया का तो हमारे इसमें इकोलाई यानी कि इश्चीरिया इकोलाई जो मेनली डायरियल डिजीज कॉज करेगा, और स्टेफाइलोकोकस जो स्टेप्टोकोकस की फैमिली से बिलोंग करता है। तो इनको स्टेन, ये सारे हमारे कौन से? नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो ये था स्टेनिंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। तो अब हम जानेंगे ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के बारे में। तो ब्लड ग्लूकोज की बात करें तो अमाउंट ऑफ शुगर यानी कि जो ब्लड में शुगर होगा उसको हम बोलते हैं ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, और उसको एस्टिमेट करना, उसको मेजर करने को हम बोलते हैं ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। ठीक है, मेनली क्या होता है? डायबिटिक मेलाइटिस की कंडीशन में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, यानी कि अगर जब ब्लड में ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो उसको हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। अब अगर हम बात करें डायबिटिक मेलाइटिस होता क्या है, तो डायबिटिक मेलाइटिस क्या है? एक ऐसी कंडीशन है या फिर हम बोल सकते हैं एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें जो इंसुलिन होती है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में, या फिर इंसुलिन बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? डायबिटिक मेलाइटिस जैसी आपको कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब अगर हम बात करें जो इंसुलिन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस।
लैंगरहैंस, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे इंसुलिन होते हैं, इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं पेनक्रिया, पेनक्रिया में भी हमारी बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगी। जैसे ही इंसुलिन की डिफिशियंसी होगी बॉडी में तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होने लग जाएगा और वो कॉज करेगा डायबिटिक मेलाइटस। और उसको एस्टिमेट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम मेजर करते हैं ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। अब अगर हम बात करें ब्लड शुगर के क्लासिफिकेशन की, तो इसमें हमारी 3 कंडीशन आ जाती है। पहला है हमारा नॉर्मल, फिर है प्री डायबिटिक और डायबिटिक कंडीशन। यानी कि हमारा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए, प्री डायबिटिक वाली डायबिटिक से पहले का कितना होना चाहिए, और डायबिटिक वाली कंडीशन में आपका ब्लड ग्लूकोज कितना होगा। तो इसमें 2 टर्म दी गई है, पहला है फास्टिंग ब्लड शुगर और दूसरा है पोस्ट मील ब्लड शुगर, या फिर हम इसको पोस्ट पैरेंटल ब्लड शुगर भी बोलते हैं। फास्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपको खाली पेट अपने ब्लड शुगर का जांच करवानी है। तो अगर नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल कितना होना चाहिए, 70 to 100 mg/dl आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल होना चाहिए खाली पेट। वहीं खाना खाने के 2 घंटे के बाद कितना होना चाहिए, 70 से 140। तभी आप बोले जाओगे कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल है। वहीं अगर हम बात करें प्री डायबिटिक कंडीशन में, तो उसमें फास्टिंग में आपका 101 से 125 mg/dl होगा। वहीं अगर पोस्ट मील की बात करें तो कितना होगा, 141 से 200 mg/dl। अब अगर डायबिटिक की कंडीशन है, डायबिटिक वाले पेशेंट है, तो उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होगा, 125 mg हो सकता है mg/dl। वहीं अगर हम बात करें कि पोस्ट पेरेंटल, तो उनका 200 के इक्वल या उससे अबव भी हो सकता है, ठीक है, mg/dl। वहीं पे एक हमारा अदर टाइप का ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर का मतलब यानी कि आप दिन में कभी भी, आप खाली पेट है, दिन में खाना खाया, आप कभी भी अपना ब्लड शुगर चेक करवा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रैंडम ब्लड शुगर। अब वहीं हम बात करें फास्टिंग ब्लड शुगर की, तो हमने पहले ही पढ़ा कि फास्टिंग की रेंज कितनी होनी चाहिए, 72 mg/dl। वहीं अगर खाना खाने की बात करें तो 2 घंटे के बाद हमें अपना ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करवाना है, वो कितना होना चाहिए, 70 to 140 mg/dl होना चाहिए। तो ये तो था ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। और नेक्स्ट बात करते हैं हम सीरम यूरिक एसिड। अब सबसे पहले अगर हम यूरिक एसिड की बात करें तो जब हमारी किडनी क्या है, अगर यूरिक एसिड की बात करें तो ये क्या एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, यानी कि यूरिन के बाद जो यूरिन के थ्रू जो वेस्ट आउट होना है हमारी बॉडी से वो है, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। लेकिन अगर किडनी क्या है, प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पा रही, किडनी में कोई डिजीज हो गई है या फिर किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या करती है, इन सब चीजों को फिल्टर नहीं कर पाती और ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। जब हाई कंसेंट्रेशन होगी यूरिक एसिड की, तो ये क्या करेगा, एक क्रिस्टल फॉर्म कर देता है जिसको हम मोनोसोडियम यूरेट भी बोलते हैं। यानी कि जब भी यूरिक एसिड का अमाउंट बॉडी में इंक्रीज हो रहा है तो वो एक क्रिस्टल में कन्वर्ट हो रहा है जिसको हम बोलते हैं मोनोसोडियम यूरेट। अब ये क्या होता है, ये जो क्रिस्टल होता है ये हमारे जॉइंट्स में प्राइमरली कहाँ पे, हमारा बिग टो हो गया, फ्लूइड हो गया, टिश्यूज हो गया और किडनी में एक्युमुलेट होते रहते हैं। तभी तो यूरिक एसिड के कारण जॉइंट पेन आपको देखने को मिलता है। साथ में ये क्या करते हैं, हमारे जो इम्यून सेल होते हैं उस पर भी अटैक करने लग जाते हैं। ये क्रिस्टल एज अ फॉरेन बॉडी की तरह या फिर फॉरेन टारगेट की तरह वर्क करते हैं और हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है। अब जब ये हमारे जॉइंट्स पे या फिर जो बिग टो है वहां पे जाके अटैक करेंगे, ठीक है, अटैक करने के बाद क्या होगा, वहां पे इन्फ्लामेशन कॉज होगी, इन्फ्लामेशन कॉज होगी तो वहां पे पेन प्रेजेंट होगा। इसलिए आपको क्या है, जब भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो अर्थराइटिस की कंडीशन अराइज हो जाती है। अर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। जब भी इन्फ्लामेशन होगी जॉइंट्स में उसको हम बोलेंगे अर्थराइटिस, और वो किसकी वजह से हो सकता है, सीरम यूरिक एसिड, और जिसके कारण आपको गाउट की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें सीरम यूरिक एसिड के फॉर्मूले की, तो वो क्या होता है, C5H4N4O3। अब अगर हम बात करें कि यूरिक एसिड का टेस्ट हम किस किस कंडीशन में कर सकते हैं, तो पहला तो हमने पढ़ा कि गाउट की कंडीशन है। अगर पेशेंट को अर्थराइटिस हो रहा है या फिर यूरिक एसिड उसके जॉइंट में एक्युमुलेट हो रहा है, जॉइंट को स्वेल कर रहा है, तो उस कंडीशन में कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को अपने किडनी के फंक्शन को टेस्ट करना है तो भी हम कर सकते हैं, या फिर किडनी में कोई इंजरी हुई है, किडनी में कोई कैल्कुलाई स्टोन हो गया है, तब हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। साथ में अगर किडनी में कोई डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल के लिए किडनी डैमेज हो गई है, क्रॉनिक किडनी फेलियर हुआ है, ठीक है, एक्यूट किडनी फेलियर हुआ है, उन कंडीशन को एस्टिमेट करने के लिए, जांचने के लिए हम क्या करते हैं, यूरिक एसिड कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि सीरम में यूरिक एसिड का नॉर्मल अमाउंट कितना होना चाहिए, हमारे जो बॉडी है या फिर ब्लड है उसमें जो यूरिक एसिड है उसका की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, तो एक्सपेक्टेड रेंज की बात करें तो कितनी होनी चाहिए, 3.4 से 7.2 mg/dl होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगी तो आपको क्या होगा, अर्थराइटिस, क्वाइट हो गया,
या फिर किडनी कंडीशन को ये इंडिकेट करेगा। तो ये था यूरिक एसिड टेस्ट या फिर यूरिक एसिड टेस्ट एस्टिमेशन। तो नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड यूरिया। तो यूरिया भी क्या एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, लेकिन अगर हम अमोनियम की कंपैरिजन में बात करें तो यूरिया क्या है लेस टॉक्सिक होगी और साथ में लेस वाटर सॉल्युबल भी होगी, यानी कि इसको एलिमिनेट करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की नीड नहीं होती है। तो अगर हम बात करें कि नॉर्मल ह्यूमन की या फिर अडल्ट ह्यूमन की, तो वो एवरेज क्या करता है 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे एक्सक्रीट आउट करता है। और अगर हम यूरिन के कलर की भी बात करें तो लाइट येलो होगा ड्यू टू यूरोक्रोमिक पिगमेंटेशन के कारण, क्योंकि जो यूरिन होता है उसमें एक यूरोक्रोमिक नाम का पिगमेंटेशन प्रेजेंट होता है जो यूरिन का कलर कैसा करता है लाइट येलो या फिर एम्बर कलर करता है। और अगर वहीं बात करें हम यूरिन का जो नेचर होता है वो क्या होता है स्लाइटली एसिटिक होता है, यानी कि 6.0। और अगर हम इसमें बात करें कि यूरिया कितना प्रेजेंट होगा तो 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, पर डे। अगर हम बात करें कि ब्लड यूरिया यानी कि ब्लड में यूरिया का नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए 7.20 mg पर डीएल या फिर 2.5 टू 7.5 मिली ऑस्मॉल पर लीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था ब्लड यूरिया। आज की क्लास में हमने स्टेनिंग के मेथड्स के बारे में डिस्कस किया, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, सीरम यूरिक एसिड और ब्लड यूरिया के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट, एनाल्जेसिक, जीरियाट्रिक, पीडियाट्रिक और एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।